बड़ी बात क्या है, मुसलमानों को किसी और से कुछ मांगना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो वादा किया है उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के लिए आंदोलन करना है। ये भी मुस्लिम समाज अगर नहीं करना चाहेगा तो ना कांग्रेस देना चाहती है, ना बसपा, ना सपा, ना शिवसेना, ना भाजपा, कोई देना ही नहीं चाहते, नहीं देना चाहते। सच्चर रिपोर्ट ने इन सबकी पोल खोल दी कि मायावती जी की बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, मुसलमान रिजर्वेशन नहीं दिया। मुलायम सिंह जी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में नहीं दिया। 70-60 साल कांग्रेस की थी, नहीं दिया। ममता बनर्जी की थी, सच्चर आयोग कहता है कि ममता बनर्जी के उस कम्युनिस्ट लोगों के राज में सबसे बदतर हालत मुसलमानों के। उत्तर प्रदेश में 35% मुसलमान बिल्कुल बुरी हालत में, 45% मुसलमान तो बमुश्किल अपनी रोजी रोटी कमाता है। तो कोई देना नहीं चाहेगा। छीनने के सारे अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिए हुए हैं। अब सवाल है कि आप नेता किसे माने। तो ये नेता जो मुसलमान किसी पार्टी में बैठा हुआ है उसको मानते हैं, और वो जिसे नेता मानते हैं वो पार्टी के किसी नेता को अपना नेता मानता है, और वो नेता के बॉस को ही, यानी साहब जी, असिस्टेंट जी, दरवाजे पे खड़ा साहब जी और दरवाजे के बाहर स्टूल लगाया हुआ साहब जी। तो हमारे प्रतिनिधि जो मुसलमान कहलाते हैं वो दरवाजे के बाहर स्टूल लगाए हुए प्रतिनिधि है। तो हम कैसे उनसे कहेंगे कि वो आवाज उठाएगा। नवाब मलिक साहब बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन खुद ही कह दिया कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो तवक्को किससे करे? तवक्को जन आंदोलन में अपनी संख्या के बल पर आप संवैधानिक तरीके से कितना आंदोलन करते हैं उस पर डिपेंड करता है। नौजवानों ने अपने मुस्तकबिल को ध्यान में लेते हुए, रिजर्वेशन के सिवा आपको कोई चारा नहीं है। आप पढ़िए उसकी हिस्ट्री को कि रिजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ये पूरा सिस्टम गैर बराबरी पे चलता है, धर्मों के नाम से नफरत करने वाले लोग बैठे हुए। ऐसे वक्त में आरक्षण आपकी काबिलियत को एक मकाम पे पहुंचाने का कॉन्स्टिट्यूशनल हिफाजत भरा रास्ता है। बस मुस्लिम आरक्षण का संक्षिप्त इतिहास, इसके लेखक हैं जावेद पाशा सर, जो कि इस वक्त हमारे साथ है। तो ये किताब हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। एक कांटेक्ट नंबर हम कमेंट में देंगे, उस पर ज़रूर कांटेक्ट करके, किताब हर मुस्लिम को पढ़ना चाहिए, मैं तो मानता हूँ, ज़रूर पढ़े किताब। तो सर, आरक्षण का सबसे पहले तो हम इतिहास बताएं कि इसके पहले मुस्लिमों को आरक्षण मिल चुका है ऐसा जी। 1927 में साइमन कमीशन आया था इस देश में। तो साइमन कमीशन गो बैक करके तब के अगड़े लीडरों ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन साइमन कमीशन वेलकम करके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आवाज़ उठाई थी। यानी साइमन कमीशन का वेलकम बाबा साहब ने किया, विरोध अगड़े नेताओं ने किया। क्योंकि साइमन कमीशन पहली बार भारत में पिछड़ों का सर्वेक्षण करने के लिए आया था। यानी मागास वर्गीय आयोग, पिछड़ा आयोग जिसको बोलते हैं, वो था साइमन कमीशन। और उस साइमन कमीशन ने इस देश में 27, 28, 29, 30 ये 4 सालों तक मेहनत करके पूरे भारत का सर्वे, ब्रिटिश इंडिया का सर्वे करके पिछड़ी कौमें कितनी हैं इनकी लिस्ट बनाई। इसमें धर्म नहीं था, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और पिछड़े व्यवसायों के कारण पिछड़े हुए कम्युनिटी की लिस्ट दी गई। और 1932 में ब्रिटिश इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 197 के तहत पहली बार शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन इस देश में जाहिर हुआ। शेड्यूल यानी लिस्ट और कास्ट यानी उस लिस्ट में आने वाली जातें। तो इसमें हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म ये भेदभाव न करते हुए ऐसे तमाम पिछड़े बिरादरियों का एक बंच साइमन कमीशन ने डाला था, जिसमें मुसलमानों का 63% हिस्सा आता था। जैसे मंसूरी, पिंजारी, मोची, नाई, कसाब, रंगरेज, नदाफ, भटियारा, ऐसे हज़ारों बिरादरियां मुसलमानों की रिजर्वेशन में आई थी। तो ये है भारत का पहला शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन जो धर्म पर आधारित नहीं है। ये रिजर्वेशन चलते रहा 1902 तक। 1902 में राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने अपने रियासत में पहला आरक्षण का कानून बनाया, जिसमें तमाम पिछड़ों को 50% रिजर्वेशन दिया गया। इस 50% रिजर्वेशन में भी अनुसूची 55 पर पूरा मुसलमान पिछड़ा वर्ग करके शामिल है। यानी हमारा रिजर्वेशन यहाँ पर भी कायम है। 1932 में मिला हुआ, 35 में इम्प्लीमेंट हुआ शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन भी कायम है। छत्रपति शाहू महाराज ने दिया हुआ भी रिजर्वेशन कायम है। उसके बाद में बॉम्बे प्रशासन ने 1942 में रिजर्वेशन की एक लिस्ट जाहिर की है, उसमें भी मुसलमान पिछड़ा वर्ग करके शामिल है। देश आज़ाद हुआ 1947 में, और पहला जो चुनाव हुआ वो 1951 में हुआ। लेकिन उसके पहले राष्ट्रपति शासन था।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर, वो इस देश के राष्ट्रपति थे और काम चलाऊ सरकार बैठी थी। तब भी मुसलमानों को रिजर्वेशन मिला है और मुसलमान सरकारी नौकरियों में 33% है इस रिजर्वेशन के भरोसे पे। यानी ओपन में तो आए होंगे, लेकिन रिजर्वेशन से जो फायदा मिला वो सारा मिलाकर 33% है। 1951 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने एक अध्यादेश निकाला जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट कहा जाता है। वो ये था, यानी कांग्रेस की सरकार, धर्मनिरपेक्ष सरकार, बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन धर्मनिरपेक्ष, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कांग्रेस के नेता थे और राष्ट्रपति थे, उन्होंने कैसा अध्यादेश निकाला धर्मों पर आधारित, और यही हमारे संविधान में धर्म की पहली घुसपैठ है। यह अध्यादेश ये कहता है कि एससी का रिजर्वेशन केवल हिंदू धर्म को मानने वालों को ही दिया जाएगा, बाकी लोग खारिज किए जाते हैं। यानी एससी का रिजर्वेशन जो साइमन कमीशन से चले आ रहा है वो धर्म पर नहीं है, राजेंद्र प्रसाद ने धर्म लाया और हिंदू धर्म को छोड़कर जो बाकी धर्म वाले शामिल हैं उनको खारिज किया। तो कौन कौन खारिज हुए? सिख खारिज हुआ, मुसलमान खारिज हुआ, इस्लाम को मानने वाला, बौद्ध खारिज हुआ, ईसाई खारिज हुआ, ये सारे खारिज हो गए। लेकिन उसके बाद में सिखों ने आंदोलन चलाया और मेरे ख्याल से 96 के करीब सिख इसमें शामिल हो गए। बौद्धों ने भी आंदोलन चलाया, बौद्ध भी इसमें शामिल हो गए। मुसलमानों ने भी आंदोलन चलाया, लेकिन मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं हुई। ईसाइयों ने भी आंदोलन चलाया, ईसाइयों की कोई सुनवाई नहीं हुई और इन दोनों को धर्म के कारण इस आरक्षण से बाहर कर दिया गया। यानी मुसलमानों को मिला हुआ आरक्षण पहली बार किसी ने छीना होगा तो राष्ट्रपति के अध्यादेश ने छीना। अध्यादेश की लिमिट 6 महीने की होती है। सुनने वाले मेरे साथियों गौर से सुनो, किसी भी अध्यादेश की लिमिट 6 महीने होती है, उसके बाद वो खारिज हो जाता है। देश को आज़ाद होकर 73 साल हो रहे हैं, ये 6 महीने का अध्यादेश आज भी वैसी ही इंप्लीमेंट होता है। कितनी नाइंसाफी है, कैसा सिस्टम है। चलो, इसके बाद में इस देश में मंडल आयोग आया 1982 में। 80 से शुरू हुआ, 82 में तेज हुआ। हम लोगों ने 1988 में मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन नाम की संगठन का गठन किया। पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिमों के अलग अलग बिरादरियों को जगाया और कहा कि जो मंडल आयोग आया है उसमें भी धर्म पर आधारित रिजर्वेशन नहीं है। ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, नॉट अ क्लास। तो ये क्लास में कौन कौन आएगा? जिसका आर्थिक, शैक्षणिक और प्रशासन में सहभाग नहीं है, पिछड़ चुके हैं, वे सब आएंगे। तो इसमें मुसलमान भी आते हैं। हमने 8 साल तक बहुत तेज लड़ाई लड़ी इस महाराष्ट्र में। शब्बीर अंसारी थे, प्रोफेसर बेनूर थे, प्राध्यापक जावेद पाशा थे, डॉक्टर अजीम नज़र, डॉक्टर मिन्ने, बड़े बड़े लोग थे। हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र को जगाकर 1995 में सरकार से जीआर निकलवाया। माननीय शरद पवार जी की सरकार थी और उस जीआर में पहली बार मुसलमान ओबीसी करके रिजर्वेशन में शामिल हुआ। यह है आज़ाद भारत में, आज़ाद महाराष्ट्र में मिला हुआ मुसलमानों का पहला रिजर्वेशन ओबीसी करके मिला, जो आज भी कायम है, आज भी कायम है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ गया बाद में? 1995 में ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया, लेकिन असली हकीकत हमें बाद में जो प्रॉब्लम फेस हुई वो ये हुई कि एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि 100 मुसलमान आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए, ओबीसी के कैटेगरी के लिए जितनी भी शर्तें वो पूरी करते हैं, तो ये आ गए ओबीसी में। लेकिन ओबीसी की फैसिलिटीज़ उठाने के लिए 1967 से पहले आपके किसी न किसी डॉक्यूमेंट पे आपकी ज़ात मेंशन हो, ये शर्त डाल दी। अब मुसलमान यहाँ फंस रहे हैं, क्योंकि इस देश में जात विरोधी जब आंदोलन चला, वर्ण विरोधी जब आंदोलन चला, तो ये सफल आंदोलन इस्लाम का चला। तो इस देश में 7वीं सदी से अपनी जात के कारण इंसानियत खो चुके लोग इंसानियत पाने के लिए मुसलमान बने। तो सबसे पहले उन्होंने जात मिटाया। यह है इस्लाम का बड़ा कार्य, जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने किया, जो बुद्ध ने किया, जो यहाँ पे पुरोगामी करके चलता है। तो मुसलमान बनने वाले लोगों ने अपनी जात छोड़ दी, तो डॉक्यूमेंट पे जात की जगह मुसलमान आता है और धर्म की जगह इस्लाम आता है। अब हालात बद से बदतर है, ओबीसी की कैटेगरी में पूरी तरह बैठता है, लेकिन डॉक्यूमेंट पे जात मुसलमान लिखी है तो बोले आपको नहीं देंगे। ये प्रॉब्लम आने की वजह से 1998 में से 98 से हमने फिर विशेष प्रवर्ग मुस्लिम आरक्षण का आंदोलन खड़ा किया, जो हमारा 2021 में भी चल रहा है और जब तक नहीं मिलेगा तब तक इस आंदोलन को हम चलाते रहेंगे। हमने बहुत तेज़ आंदोलन किया, कांग्रेस पे दबाव बनाया, राका पे दबाव बनाया और जुलाई 2014 में अध्यादेश के जरिए कांग्रेस और राका युति सरकार ने 5% मुसलमानों को विशेष प्रवर्ग का आरक्षण दिया, ओबीसी छोड़कर।
क्योंकि आप 100 मुसलमानों में से अगर 5 मुसलमान ओबीसी का रिजर्वेशन ले पाते हैं जात के कारण, तो 95% वो गरीब मुसलमान क्या करे? तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आर्टिकल 14, 15, 16/4 के तहत इन लोगों को स्पेशल क्लास बना के रिजर्वेशन दीजिए। ऐसा रिजर्वेशन पहले से बहुत जमातों को मिला हुआ है। मुसलमान जागरूक नहीं है, इसलिए ये सब उसे समझता नहीं। हमने लाया उस रिजर्वेशन को 5% अध्यादेश के जरिए। 6 महीना वो अध्यादेश टिका। 6 महीने में 5%, यानी महाराष्ट्र में 1,35,000 सरकारी नौकरियों के हकदार मुसलमान बन गए। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हायर एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन में से सैकड़ों हजारों मुसलमानों के लिए जगह मिल गई। ये उन लोगों को सही नहीं लगा जिनका दृष्टिकोण मनुवादी है, लेकिन वो बैठे अलग अलग पक्षों में। कांग्रेस और राका की बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी अध्यादेश लाया। कोई जरूरत नहीं थी अध्यादेश लाने की, कानून बनाकर दे देना था। फिर भी वो चुनाव हारे। भाजपा के मुख्यमंत्री, जो कि आरएसएस के विचारों पर ही चलते हैं, वो फडणवीस जी इस देश के मुख्यमंत्री बने और पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया, मुसलमानों का धर्म इस्लाम होने के कारण इन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। और वो खुद कानून के जानकार है, लॉ पढ़े हुए हैं फडणवीस जी। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात कहीं नहीं लिखी हुई है। हमने तभी वीडियो डाल के उनको चैलेंज किया, एक जगह बता दो कि मुसलमान को या इस्लाम को मानने वाले लोगों को कोई रिजर्वेशन देते नहीं आता, हम नहीं मांगेंगे कल से। कोई रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने झूठ बात कही और 6 महीने का वक्त निकाला। अध्यादेश का एक कानून है कि 6 महीने के अंदर वो कानून में नहीं बदला तो ख़त्म हो जाता है। इस तरह हमारा 5% रिजर्वेशन चले गया। अब हम लड़ रहे हैं 5% रिजर्वेशन के लिए। माननीय अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक साहब, जिन पर अभी ईडी की कार्रवाई हुई, पहले तो वो वानखेड़े जी को लेकर वो पूरे महाराष्ट्र में फेमस हुए, अब ईडी को लेकर फेमस हो रहे। इसके पहले वो जो फेमस हुए थे वो मुस्लिम आरक्षण के समर्थन के कारण फेमस हुए थे। हमने जब मुंबई में स्टेट कॉन्फ्रेंस ली तो 3 घंटे हमारे साथ में थे। मंच से बोला, चंद्रपुर में आकर बोला नवाब मलिक साहब ने कि मुसलमानों को रिजर्वेशन हमने दिया क्योंकि वो जायज़ है, भाजपा की सरकार ने इसे हटा दिया, इसलिए हमें सत्ता में लाओ, हम देते हैं। अब सत्ता में आने के बाद में विधानसभा में नवाब मलिक साहब जाकर बोलते हैं कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि मराठाओं की केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। इतने कैसे नादान हो जाते हैं भाई। केस मराठा आरक्षण की पड़ी हुई है, मुसलमानों की नहीं है। मुसलमानों का तो केस ही खारिज हो गया है 6 महीने के बाद में, अध्यादेश ही नहीं है, खत्म हो गया है। तो मुसलमानों का कोई कानून ही नहीं है, तो चैलेंज क्या हो गया कहूँगा कोर्ट में? अरे कोर्ट में जो पड़ा है वो मराठाओं का है, वो मराठा देखेगा। हमने कहा कि मुसलमानों के रिजर्वेशन का जो अध्यादेश है वो कैंसिल हो गया है। अब आप बहुमत में बैठे हो तो आप पहले मुसलमानों का कानून बना दो। और हमें गारंटी है 100 नहीं 200% कि कोर्ट हमारे रिजर्वेशन को नकार नहीं सकता, क्योंकि 5% जब रिजर्वेशन मिला था तब भी कोर्ट में केस गई थी। तो कोर्ट ने ये कहा था कि 5% एजुकेशन का जो रिजर्वेशन है वो कंटिन्यू रखो। जब कंटिन्यू रखो कहा, इसका मतलब वो जायज़ है। नौकरियों के बारे में कहा कि इसका पूरा डाटा जब तक नहीं आता है तब तक हम इसे स्टे करते हैं। भाई कैंसलेशन और स्टे, इसमें फ़र्क है या नहीं? मराठाओं का आरक्षण कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था, मुसलमानों का कैंसिल नहीं किया, स्टे दिया। उस स्टे के बीच पूरा डाटा कोर्ट को साझा करना था। अब वो पेश करने से पहले 6 महीने हो गए और अध्यादेश कैंसिल हो गया, तो कोर्ट ने कहा कि वो मैटर ही मेरे सामने नहीं है, क्योंकि जिस मैटर के लिए एप्लीकेशन लगी है वो तो खारिज हो गया। तो पूरी केस ही खारिज हो गई है, रिजर्वेशन की नहीं हुई। आप समझ रहे हैं ना, रिजर्वेशन की केस खारिज नहीं हुई। जो मैटर था, जिस अध्यादेश पर था, वो अध्यादेश कैंसिल हो गया। अब नया जब बनेगा तो कोर्ट में जाएंगे, तो हमें गारंटी है कि कोर्ट में हम 150% टिकेंगे। तो ये वर्तमान की भाजपा सरकार ने जो खारिज किया था उसके नाम से उंगलियां तोड़ने वाली राका और कांग्रेस आज सत्ता में बैठी है, साथ में शिवसेना बैठी हुई है। इन्होंने मुसलमानों का आरक्षण बनाना चाहिए और इसके बारे में पूरा डिटेल हमने इस किताब में लिखा हुआ है। मुसलमान पढ़ते नहीं हैं, इसीलिए लड़ने की सही तरतीब नहीं जानते, यही दर्द है जी। ये किताब है मुस्लिम आरक्षण का संक्षिप्त इतिहास। पूरे महाराष्ट्र में 2010 में पहली बार हमने ये किताब निकाली। क्यों? कि हमने जो इल्म पाया है, हमने जो इल्म की दौलत पाई है, वो कर्ज है हमारा, हमारे ऊपर, हमारी कौम का, उसे इस तरह लौटाने का फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। पढ़िएगा आप, ये गुजारिश है। आरक्षण हासिल करने के लिए मुस्लिम नौजवानों का सड़कों पर उतरना कितना ज़रूरी है? देखिए, सड़कों पर उतरना, फेसबुक से तो मिलने वाला नहीं, सड़कों पर उतरना का संदर्भ मैं अलग ढंग से लूँगा। आंदोलन के लिए जनतंत्र में 2 बातें होती है। एक तो आपके प्रतिनिधि आपकी बात रखते हैं, और जब
प्रतिनिधि बात नहीं रख रहे या जो प्रतिनिधि है वो बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस देश के संविधान ने मोर्चे, धरने, निदर्शन, प्रदर्शन का अधिकार आपको दिया हुआ है, सत्याग्रह का अधिकार दिया हुआ है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मुसलमान ऐसे हरकतों को अपने जायज़ बातें मनवाने के लिए करता नहीं है, ये प्रॉब्लम है। वो ये चाहता है कि कोई आकर उसे दे दे। कौन देने वाला इस जमहूरियत में? कोई नहीं। अरे जो मिला था वो छीन लिया, जो आरक्षण आपको मिला था आज़ादी से पहले 33% थे वो छीन लिया, तो देने वाला कौन है? तो देने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। डॉक्टर बाबा साहब जी का उदाहरण है, कुछ भी नहीं था उनके पास, केवल एजुकेशन था, उनकी कौम फटेहाल थी, कुछ भी नहीं था उनके कौम के पास, लेकिन इल्म के भरोसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने रिजर्वेशन का आंदोलन लड़ा, रिजर्वेशन पाए, और जब तक भारत का वजूद रहेगा तब तक एक मखसूस कोटा अपने समाज को मिला दिया। यही मुसलमानों को मिलाना है, और ये देने का वादा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। सबसे बड़ी बात क्या है? मुसलमानों को किसी और से कुछ मांगना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो वादा किया है उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के लिए आंदोलन करना है। ये भी मुस्लिम समाज अगर नहीं करना चाहेगा तो ना कांग्रेस देना चाहती है, ना बसपा, ना सपा, ना शिवसेना, ना भाजपा, कोई देना ही नहीं चाहते, नहीं देना चाहते। सच्चर रिपोर्ट ने इन सबकी पोल खोल दी कि मायावती जी की बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, मुसलमान रिजर्वेशन नहीं दिया। मुलायम सिंह जी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में नहीं दिया। 70-60 साल कांग्रेस की थी, नहीं दिया। ममता बनर्जी की थी, सच्चर आयोग कहता है कि ममता बनर्जी के उस कम्युनिस्ट लोगों के राज में सबसे बदतर हालत मुसलमानों के। उत्तर प्रदेश में 35% मुसलमान बिल्कुल बुरी हालत में, 45% मुसलमान तो बमुश्किल अपनी रोजी रोटी कमाता है। तो कोई देना नहीं चाहेगा। छीनने के सारे अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिए हुए हैं। अब सवाल ये कि आप नेता किसे माने? तो ये नेता जो मुसलमान किसी पार्टी में बैठा हुआ है उसको मानते हैं, और वो जिसे नेता मानते हैं वो पार्टी के किसी नेता को अपना नेता मानता है, और वो नेता के बॉस को ही है। यानी साहब जी, असिस्टेंट जी, दरवाजे पे खड़ा साहब जी, और दरवाजे के बाहर स्टूल लगाया हुआ साहब जी। तो हमारे प्रतिनिधि जो मुसलमान कहलाते हैं वो दरवाजे के बाहर स्टूल लगाए हुए प्रतिनिधि है। तो हम कैसे उनसे कहेंगे कि वो आवाज़ उठाएगा? नवाब मलिक साहब बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन खुद ही कह दिया कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो तवक्को किससे करे? तवक्को जन आंदोलन में अपनी संख्या के बल पर आप संवैधानिक तरीके से कितना आंदोलन करते हैं उस पर डिपेंड करता है। नौजवानों ने अपने मुस्तकबिल को ध्यान में लेते हुए, रिजर्वेशन के सिवा आपको कोई चारा नहीं है। आप पढ़िए उसकी हिस्ट्री को कि रिजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ये पूरा सिस्टम गैर बराबरी पे चलता है, धर्मों के नाम से नफरत करने वाले लोग बैठे हुए। ऐसे वक्त में आरक्षण आपकी काबिलियत को एक मकाम पे पहुंचाने का कॉन्स्टिट्यूशनल हिफाजत भरा रास्ता है, बस। यानी ये नहीं है कि रिजर्वेशन मिल गया तो आपको गन पकड़ना आना है, आप पुलिस बन जाओगे। ये नहीं है कि आपको रिजर्वेशन मिला है तो सारा एक भी किताब ना पढ़ो आप जज बन जाओगे। नहीं, रिजर्वेशन ऐसा रेडीमेड नौकरियां नहीं देता। रिजर्वेशन नौकरियों में जाने के लिए सिर्फ रास्ता सिक्योर करता है। ट्रेनिंग, अभ्यास ये वैसी ही लगती है जैसे बाकी लोगों को लगता है। तो ये मुसलमान नौजवान समझे और आरक्षण के लिए लड़ाई रास्ते पे उतर के लड़े, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर।